हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम संविधान के जो भाग है उनके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। तो हमने क्या है, कल केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंध के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, इससे पहले सेशन में हमने किससे संबंध किए थे, केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंध है, जिसके अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं तो इसके 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद है, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे इसका जो अगला भाग है। ठीक है, आज इसका क्या है, जो अगला भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या आता है, 264 से क्या 300 है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर क्या 300 तक संबंध है। और इसकी जो भाग की बात करते हैं, जो भाग कौन सा आता है, ये 12वां है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग कौन सा आता है, 12वां आता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है। केंद्र व राज्यों के संबंध में किस प्रकार की वित्त प्रणाली है, उनसे संबंधित लेखा जोखा है, किस प्रकार टैक्स का निर्धारण किया जाता है, किस प्रकार टैक्स दिए जाते हैं, टैक्स का अधिरोपण किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र कर लगाएगा, राज्य लेगा, राज्य लगेगा, कर लेगा। ठीक है, कौन कौन से टैक्स है वो रखे जाते हैं। जीएसटी जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, भारत में 2017 में लागू किया गया था। इससे पहले भारत में क्या विभिन्न प्रकार के कर लगते थे, तो इन करों को क्या है हटाकर एक जो कर है वो लगाया गया, जिसका नाम अधिरोपित की अगर बात करते हैं तो कौन सा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो इनसे जो केंद्र राज्य वित्त प्रणाली है, वित्त क्या लेखा जोखा है, संचित नीति है, आकस्मिक नीति है, वो किसमें आ जाती है, इसमें आ जाती है। हमारा कौन सा आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद की बात करते हैं 264 से 300 आता है। और भाग की अगर हम बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान का भाग कौन सा आ जाता है, 12वां आ जाता है। तो इसके 264 से 300 अनुच्छेद है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं 264 है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 264 की बात करते हैं तो इसमें किस से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 264 है। इसमें क्या निर्वचन है, निर्वाचन या निर्वाचन संबंधित क्या है प्रावधान लिखा गया है, यानी वित्त प्रणाली से संबंधित क्या किस प्रकार उनके सदस्यों योग्यताओं के आधार पर उनका निर्वाचन किया जाएगा, वो 264 में रखा गया है। ठीक है, अब क्या है 265 क्या कहते हैं, हमसे 265 की बात करते हैं, करों का अधिरोपण, यानी कानून जो होगा उसी के आधार पर जो टैक्स लिए जाएंगे उनका अधिरोपण है वो किया जाएगा। तो ये क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में बताया गया है, यानी विधि जिस प्रकार विधि बनाई गई, कानून बनाए गए, उसी के आधार पर करों का अधिरोपण किया जाएगा, यानी कर संग्रहित किए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि कर कोई राज्य कितने ले रहा है, कोई राज्य कितने ले रहा है। इसका जो नियम बनाए गए, कानून जो बनाए गए, उसी के आधार पर करों का प्राधिकरण किया जाएगा, यानी करों का संकलन किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 265 में बताया गया है। 266 की अगर बात करते हैं तो भारत की कौन सी आ जाती है, संचित नीति आती है। इसमें हमने लिखा था कि संचित नीति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 2 के अनुसूची 2 में जो भी संसद है, विधायक है, एमएलए है, उनकी जो वेतन है वो संचित नीति पर अधिरोपित होते हैं। वो संचित नीति ये आती है, केंद्र सरकार का जो खजाना होता है, यानी किसी भी जो राज्य केंद्र का खजाना होता है वो कौन सी होती है, संचित नीति होती है। तो अनुच्छेद 266 की बात करते हैं, संचित नीति यानी इसमें पैसे रखे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पैसे रखे होते हैं। सरकार को किसी भी कारण से क्या पैसों की जरूरत होती है तो भारत की संचित नीति से क्या वो पैसे निकालती है और संबंधित राज्य या खुद की कार्य में ये काम में लेती है। इसके बाद में आती है अनुच्छेद 267, अनुच्छेद की बात करते हैं 267। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सी आती है, आकस्मिक नीति होती है। जिसे अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार का अगर बात करते हैं इमरजेंसी होता है। ठीक है, इमरजेंसी फंडिंग होती है। इसमें केंद्र के द्वारा की बात करते हैं तो लगभग 550 करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग कितने हैं, पहले 500 करोड़ रखे जाते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि आकस्मिक जो नीति होती है, इमरजेंसी होती है, भारतीय संविधान के 267 जिसका विवरण किया गया है, इसमें 267 करोड़ रुपए कितने 550 करोड़ रुपए आरक्षित रखे जाते हैं। यानी किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो ये क्या है, खजाना होता है, भारत सरकार का क्या खजाना होता है, इससे क्या पैसे निकाल सकते हैं और काम में लेते हैं। तो ये कौन सी आती है, 267 क्या रहती है, आकस्मिक नीति है। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, इसके बाद की बात करते हैं 268 में, अनुच्छेद 268। इनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनमें क्या करों का निर्धारण होता है। इनमें क्या है, 268 की बात करते हैं तो कर होते हैं, 268, 69, 70 इनमें करों से संबंधित ये है अनुच्छेद है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 268 में है, इसके द्वारा क्या संघ के द्वारा कर लगाए जाते हैं, लेकिन संकलन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, राज्य करते हैं। संघ के द्वारा कर
लगाई जाते हैं, लेकिन संकलन यानी संग्रहण राज्य करते हैं। ये टॉपिक इसका है। इसकी अगर बात करते हैं, लोकलेखा जो निर्धारण है यानी वित्त प्रणाली है, किसका? इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तब इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे तो उसमें क्या विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। कौन कौन से जो है टैक्स है वो केंद्र लगाता है और राज्य संग्रहित करता है, कौन से टैक्स होते हैं जो केंद्र लगाता है, केंद्र व राज्य दोनों संग्रहित करते हैं, कौन से टैक्स होता है जो राज्य लगाता है और राज्य क्या करता है? संग्रहित करता है। तो इसमें क्या है, इसमें विस्तृत है, इसमें विस्तृत है, लेकिन यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि पूछे नहीं जाते। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वहां पर पूछे जाते हैं। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक का सर्वे किया जाता है, यानी आर्थिक समीक्षा जब आती है प्रतिवर्ष में आती है, ये वर्ष में एक बार आती है। वित्त वर्ष जब स्टार्ट होता है तो इस दौरान क्या है, इसके लेखा प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। जब वित्त वर्ष कंप्लीट होता है तो उस मान क्या है, इसकी कंप्लीट एक 60-70 पेज की एक बायोडाटा बुक आती है, छोटी सी है, रिव्यू के अनुसार पर आती है, इकोनॉमिक सर्वे है। उससे क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से क्या, इकोनॉमिक्स भारतीय संविधान की बात करते हैं, उनसे संबंधित जो इकोनॉमिक का पार्ट है वहां से क्या पुट अप होते हैं। तो ये पार्ट तो क्या है वहां का है, लेकिन अनुच्छेद में दिया गया तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 268 क्या कहता है, तो वे कर जो संघ लगाते हैं, लेकिन संकलन यानी संग्रहण कोड करते हैं। टैक्स यानी कर हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश की बात कर टैक्स कहते हैं। यानी वे टैक्स जिनको लगाती तो कौन सी है, केंद्र सरकार है, यानी दिल्ली सरकार लगाएगी। लेकिन संग्रहण की अगर बात करते हैं तो जो भी राज्य होगा, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, यूपी, एमपी, जो भी राज्य होगा उसके द्वारा उनके करों का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 में बताया गया है। यानी वे कर जो केंद्र लगाती है, लेकिन उन्हें क्या है, इकट्ठा करने का प्रावधान किसको है, राज्यों को दिया जाता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 में बताया गया है, ठीक है। अब इसकी अगर बात करते हैं 269 है, 269 की बात करते हैं तो वे कर जो केंद्र लगाती है, लेकिन सौंपे किसको जाते हैं, राज्य को सौंपे जाते हैं। ये कर जो होते हैं ये लगाती तो ये है, लेकिन संकलन ये करता है, फिर इनमें क्या, इनके द्वारा केंद्र को भेज दिए जाते हैं। लेकिन वे कर जो केंद्र लगाती है और बाद में क्या है, राज्यों को सौंप दिए जाते हैं, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 में लिखा गया। 269 में अनुच्छेद 269 क्या कहते हैं, वे कर जो केंद्र लगाती है, यानी केंद्र सरकार, वे कर जो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन बाद में राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। यानी वे कर जो केंद्र लगाती है लेकिन बाद में राज्यों को सौंप दिए जाते हैं, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 है, 269 में बताया गया है। वे कर जो केंद्र लगाती है और संकलन की अगर बात करते हैं, राज्य करते हैं, बाद में केंद्र राज्य में आपस में आवंटन किया जाता है, एक 268 में है। लेकिन वे कर जो केंद्र लगाती है लेकिन बाद में राज्यों को सौंप दिया जाता है, तो हो गया है 269 में बताया गया है। 269 है, उसमें क्या है, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं 270 है। 270 क्या है, संघ राज्य की अगर बात करते हैं, संघ व राज्य है यानी केंद्र और राज्य है, उनके मध्य करों का वितरण है, यानी कितने कर केंद्र रखेगा और कितने कर राज्य को देगा, उनसे संबंधित क्या है, दोनों के पार्टिसिपेट होता है, दोनों का वितरण होता है। यानी 60% राज्य रखेगा, 30% केंद्र लगेगा, इस प्रकार के हैं। 100% जो होता है उनमें से क्या, दोनों का वितरण प्रणाली का विवरण है वो दिया गया है, यानी करों का वितरण है। 270 की अगर बात करते हैं, करों केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य करों का वितरण, यानी केंद्र व राज्य किस हिसाब से आपस में करों को क्या है बांटते हैं, उनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में बताया गया है। यानी अपनी पार्लेजी है, दूध है या अन्य चीजों पर जो कर लिए जाते हैं वो एक हिस्सा केंद्र के पास जाता है और एक हिस्सा क्या संबंधित राज्य के पास रहता है। अपने सुबह जैसे क्या उठकर जाते हैं, डेयरी पर जाते हैं, ठीक है, जयपुर के आसपास रहते हैं तो डेयरी पर जाएंगे, सुबह उठते क्या है मुंह उठाकर डेयरी पर जाते हैं, वहां से क्या दूध लाते हैं, दूध से क्या है टैक्स लगता है, ठीक है, दूध पर क्या है टैक्स लगता है। वो टैक्स क्या होता है, एक तो दिल्ली के पास जाएगा यानी केंद्र सरकार के पास जाता है, और एक क्या है राज्य की डेयरी बूथ है उनके द्वारा निर्धारण किया जाता है कि हमारा क्या इतना खर्चा लगा है, हम इतना टैक्स निर्धारण अपने लिए करते हैं, और बाकी जो पार्टिसिपेट है, बाकी जो हिस्सा है वो केंद्र को दे देंगे। तो इनके इस प्रकार के है केंद्र व राज्यों के मध्य के करों का जो वितरण है, बांटे गए जो कर है वो भारतीय संविधान 270 में बताई गई है, और इसी के आधार पर क्या है कर को वितरण प्रणाली में रखा गया है। इसके बाद क्या है
अब कुछ शुल्क होते हैं, ठीक है, कुछ शुल्क होते हैं जो राज्यों के ऊपर के अधिभार के रूप में होते हैं। केंद्र कहता है इतने तो आपको, जैसे हमारे गेहूं होता है, जैसे कि अपने गेहूं होता है, गंगानगर साइड में क्या गेहूं होता है, ज्यादा होता है, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, तो गेहूं होता है। तो इस गेहूं को लेकर केंद्र सरकार कहती है कि आपके ऊपर क्या है, इस चीज को लेकर क्या है, अधिभार लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या है 271 है, उनसे 271 क्या कहता है, कुछ शुल्कों का, राज्य पर केंद्र का अधिभार ही लिख सकते हैं आप, ठीक है, केंद्र का अधिभार है। यानी कुछ ऐसे कर होते हैं, कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो केंद्र के द्वारा राज्यों पर अधिभार के रूप में होते हैं। सेस और सरचार्ज है, वो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। एक तो सेस होता है, एक कौन सा सरचार्ज होता है। सेस की अगर बात करते हैं तो ये संबंधित राज्य में जिस चीज का आवंटन ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है, उस पर लगते हैं। सरचार्ज की अगर बात करते हैं, उत्पादन प्रणाली के आधार पर अन्य राज्यों में वो वितरण करता है तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, सरचार्ज कहा जाता है। यानी ब्याज के ऊपर ब्याज जिस प्रकार लगता है उसी आधार पर टैक्स के ऊपर क्या है, टैक्स लगता है, वो कौन सा, सरचार्ज की श्रेणी में आता है। तो वहां से ये पॉइंट उठाया गया, लेकिन व्याख्या वहां पर करेंगे, ठीक है। यहाँ करेंगे तो ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो इससे अनुच्छेद कंप्लीट नहीं होंगे। तो इससे अगर बात करते हैं 273 क्या कहता है, कुछ शुल्कों का राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा अधिभार है। यानी कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो केंद्र के द्वारा क्या राज्यों पर अधिभार के रूप में लगा दिए जाते हैं। कई बार कहते हैं दबाव आ गया, अपने ऊपर क्या दबाव, किसी मुद्दे को लेकर दबाव आ गया। यानी कई बार होता है हम फसल बोते हैं लेकिन क्या होता नहीं। राजस्थान की बात करते हैं तो केवल अब अगर बात करते हैं तो गुआर है, थोड़ा बहुत गुआर है, बारिश हुई है, उतना ही है, बाकी खाने के लिए कुछ नहीं। जब गेहूं की फसल आती है तो उसमें होता है, गेहूं प्रणाली की बात करें थोड़ा बहुत। गंगानगर मार्केट क्षेत्र का बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग अगर बात करते हैं राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा खाने पीने की वस्तुएं नहीं होती। गेहूं है वो नाम मात्र घरों के लिए होता है, घर में रख के उतना ही होता है, बाकी बाजरा है, ये चीजें होती है। तो उन राज्यों के ऊपर क्या, अगर इस स्थिति की बात देते हैं, इस खरीफ की जो फसल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वहां पर क्या अधिभार है, क्योंकि उनके पास क्या विचारों के पास पैसे नहीं, उत्पादन का कोई साधन नहीं है, इधर उधर क्या नौकरी करते हैं और वहां पर क्या कार्य जो है अपना करते हैं, तो अधिभार है। तो कुछ शुल्कों का राज्य पर केंद्र सरकार का अधिभार है, यानी केंद्र क्या है राज्यों पर अधिभार लगा देती है कि हमें नहीं पता, तो उनके ऊपर क्या टैक्स होते हैं किसी प्रकार के, हमें नहीं पता, हमें तो इतना टैक्स सही से। तो कुछ कार्यों की बात करते हैं उनको लेकर केंद्र के द्वारा राज्यों पर का अधिभार का जो प्रावधान है वो 273 में रखा गया है, ठीक है। तो यानी कुछ शुल्क है या कर है, उनका जो सिंपल शब्द है कि कुछ कर होते हैं वो केंद्र के द्वारा राज्यों को थोप दिए जाते हैं, सीधा क्या थोप दिए जाते हैं, हमें नहीं पता, हमें तो इतना टैक्स सही चाहिए, ठीक है। आपके उत्पादन हो या ना हो, जैसे पहले कर लगते थे ना, तलवार बंधाई कर है, ठीक है, समरी कर था, ठीक है, शादी के विवाह के उपलक्ष्य में दिया जाता तलवार बंधाई है, उत्तराधिकारी कर है, वो लगते थे प्राचीन समय के राजा महाराजा भी लगाया करते थे। उसी प्रकार है केंद्र है संबंधित राज्य पर थोप देते, हमें नहीं पता तुम्हारे इनकम हो या ना हो, हमें तो क्या इतना जो टैक्स है वो चाहिए। तो इसका प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 271 में बताया गया है, ठीक है। 272 को खाली रखा गया है, अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो इसमें क्या है, कोई इसमें जो टैक्स से संबंधित क्या प्रावधान डाले जाएंगे। तो अनुच्छेद 272 क्या निराशित है, क्या है, निराशित रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 272 है, उसे निराशित रखा गया, खाली रखा गया है। भविष्य में किसी भी प्रकार का टैक्स संबंधित कोई जो प्रावधान है तो इसमें क्या है भरा जा सकता है, ठीक है। अब 273 है, ठीक है, 273 है, किसी में कोई जो राज्य क्षेत्र हो उसमें उत्पादित वस्तुएं होती है, ठीक है। कोई राज्य जहाँ कपास ज्यादा होती है, कहीं पर गेहूं ज्यादा होता है, कहीं पर गन्ना होता है, ठीक है, अलग अलग है। तो 273 में क्या है कि विशेष प्रावधान किया गया कि जूट है, ठीक है, जूट की फसल को क्या इन्होंने रखा है, जूट है। 273 की बात करते हैं, जूट उत्पादों पर निर्यातक शुल्कों पर अनुदान है, यानी जूट है उसको निर्यात करेंगे, बाहर अगर भेजते हैं तो उनके द्वारा क्या है निर्यात पर क्या अनुदान कितना मिलेगा, यानी जूट उत्पादों को निर्यात करने के लिए जो निर्यात शुल्क के स्थान पर क्या अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। 273 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 273 है, जूट उत्पादों को निर्यात के लिए निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान दिया जाएगा, निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान दिया जाएगा।
ये आप तो ऐसे मान लीजिए सब्सिडी है। जैसे कोई चीज राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सब्सिडियां दी जाती है। किसानों की अगर बात करते हैं तो बहुत से किसानों को सब्सिडी दी जाती है। जैसे सेमुलेटर खरीदते हैं, ठीक है, घर के चारे की मशीन के लिए सेमुलेटर खरीदा जाता है, वो लगभग 11-12 हज़ार रुपए की मशीन होती है, तो उसके ऊपर क्या सब्सिडी दी जाती है। यानी किसान जो छोटे हैं, छोटे तबके के किसान हैं, उनको लगभग 11 से 12 हज़ार की चीज है वो क्या फ्री में दे दी जाती है, यानी सब्सिडी है। केंद्र जो राज्य सरकार है उसके ऊपर सब्सिडी देती है। तो इसी प्रकार है जूट उत्पादों को निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान किया जाता है। तो इसको शब्द को पकड़िए, यानी जिस क्षेत्र में, जैसे राजस्थान राज्य की बात करते हैं, पंजाब की है, कोई भी जो राज्य है, इस क्षेत्र में जूट उत्पादन करते हैं, यानी जूट उत्पादन करते हैं, वो निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात का शुल्क जो होगा उसको क्या अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पर अनुदान दिया जाता है, यानी जूट उत्पादनों से संबंधित किसी भी चीज का अगर कोई क्षेत्र वो निर्यात करता है तो उस मालिक को उसके जो राशि का खर्चा जितना लग रहा है, निर्यात शुल्क है, यानी बाहर भेजने के लिए जितना खर्चा लग रहा है, वो सरकार के द्वारा उसे क्या अनुदान के रूप में दिया जाता है, यानी सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। यह भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 243 में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद में 274 है, अनुच्छेद 274 की अगर बात करते हैं, ऐसे कर जो राज्य के हितकर हो, ठीक है, ऐसे कर है जो राज्यों के लिए क्या है हितकर हो, उसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी ऐसे कर जो राज्य के लिए भलाई के लिए हो, आप तो क्या हितकर को छोड़कर के भलाई के लिए, ऐसे कर जो राज्य के लिए लाभकारी हो, ठीक है। कई राज्य ऐसे होते हैं जिनके लिए, जैसे शराब, ठीक है, शराब के उत्पादन की बात करते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ शराब करके है उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है, तो उनके लिए अच्छे हैं, तो उनके लिए क्या वो टैक्स भी अच्छा है, टैक्स देना उनके लिए क्या अच्छा है। तो शराब है बेच रहे हैं, बहुत बिकती है, तो उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो भी क्या है संबंधित राज्य के लिए अच्छा है, वो कहेंगे हमारे लिए क्या ये टैक्स क्या है अच्छा है, हम इस टैक्स का क्या है भुगतान करते हैं। तो कौन सा आता है जो, तो इससे कर होते हैं जो राज्य के लिए क्या लाभकारी, तो कोई भी कर होगा वो क्या राज्य के लिए लाभकारी होता है, उसका प्रावधान क्या 274 में है। ये इससे संबंधित ज्यादा आएगा कि कोई भी राज्य है उसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन वस्तु हो रही है, ठीक है, कुछ भी जो राज्य में उत्पादन हो रहा है उस पर जगह अनुदान दिया जाता है, उसके लिए लाभकारी होते हैं, यानी वो टैक्स देने के लिए अपने खुश होते हैं कि हम इस टैक्स को लेकर के हमारा भला हो रहा है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 273 में बताया गया है। 275 की अगर बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 275 है, उसमें बताया गया है कि कुछ राज्यों को जो क्या अनुदान दिया जाता है, क्या अनुदान यानी वही सब्सिडी दी जाती है, मांग के हिसाब से उनको पैसों का वितरण किया जाता है। तो 275 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 275 की अगर बात करते हैं, कुछ राज्यों को अनुदान दिया जाता है, कुछ राज्यों को अनुदान दिया जाता है। यह भारतीय जो संविधान है उसमें 274 की जो प्रणाली है उसमें 275 की प्रणाली उसमें बताया गया है, ठीक है। अब 276 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 276 है, यानी व्यापारी होंगे, व्यापारी संगठन होते हैं जो व्यापार चलाते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, ठीक है, व्यापारी होंगे, ठीक है। व्यापार के द्वारा क्या बिजनेसमैन जो होते हैं, व्यापारियों के द्वारा क्या है आजीविका पर नियोजन है, उनके ऊपर क्या कर है, व्यापारी है वो अपनी आजीविका चलाते हैं। आपने देखो बिजनेसमैन व्यापार करते हैं कि कोई गेहूं है, कोई किसी प्रकार का गेहूं मंडी लगाता है, कोई सरसों मंडी है, कोई नरमा है, कोई कपास है, ठीक है, व्यापारी होते हैं, तो उनके ऊपर क्या करों का निदान है, ठीक है। यानी व्यापारियों द्वारा आजीविका से संबंधित करों का निर्धारण, यानी व्यापारी या जो बिजनेसमैन होते हैं वो आजीविका चलाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, लेन देन के माध्यम से किसी भी प्रकार से अगर बात करते हैं तो व्यापारियों के लिए क्या है उनसे संबंधित जो क्या टैक्स लिए जाते हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 में बताया गया है। यानी केंद्र सरकार है या संबंधित राज्य की सरकार है वो उन व्यापारियों से एक टैक्स वसूल करती है, वो उससे टैक्स लेती है जो आजीविका के रूप में चलाते हैं। व्यापारी आजीविका ही है, उनका क्या बिजनेस है, व्यापार है, तो उनसे संबंधित क्या है टैक्स लेने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, अनुच्छेद 270 है व्यावृत्ति, ठीक है। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके द्वारा क्या है वो कार्य तो करते हैं लेकिन उनसे भी क्या है उनको एक हिस्सा टैक्स के रूप में दिया जाता है, वो किसमें आती है
वृत्ति आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हिंसा तो करते हैं, वो धंधा करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन उनसे संबंधित एक टैक्स का हिस्सा केंद्र को या राज्य को, संबंधित राज्य को देना होता है। जहीं पर भी यह प्रक्रिया प्रणाली अपनाई जाती है तो उस क्षेत्र में क्या है, संबंधित राज्य को टैक्स का एक पार्टिसिपेट करना होता है। पुलिस प्रशासन है और संबंधित जो जहां पर नगर पालिका है या जहां पर शहरों में होता है, शहरों में इस प्रकार की जो होती है, तो उसमें क्या है, संबंधित प्रशासन का, पुलिस राज्य सभी को पता होता है उस क्षेत्र से एक प्रकार का टैक्स होता है, रेवेन्यू आता है, सरकार को इस चीज का पता रहता है। तो व्यावृत्ति संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की बात करते हैं 277 में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, 278 है, उसको भी निराश्रित रखा गया है। उनसे 278 क्या लिखा है, निराश्रित यानी खाली रखा गया है। उनसे 279 की बात करते हैं तो युद्ध प्रणाली है, किसी भी प्रकार की युद्ध प्रणाली है, युद्ध से संबंधित किसी भी प्रकार का जो है, ठीक है, जैसे युद्ध होने वाला है उससे संबंधित क्या किसी भी प्रकार का सूचना या समाचार मिलता है। ठीक है, युद्ध आगम यानी युद्ध कब होगा, युद्ध आगम की जो गणना है वो इसमें रखी गई है। युद्ध आगम की गणना यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र राज्य प्रशासनिक वित्तीय संबंध है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है, वित्त प्रणाली है, इन पैसों के बारे में ढांचा है वो पढ़ रहे हैं, कहां से पैसे आएंगे, कहां पर जाएंगे। तो पहले हमने पढ़ा था टैक्स के माध्यम से आते हैं, किसी प्रकार के टैक्स होते हैं, यहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद 78 खाली रखा के है। अब क्या है, युद्ध हो सकता है, सरकार होती है, राज्य या केंद्र जो भी होते हैं वो एक आंकलन लेकर चलती है। यदि किसी भी प्रकार का युद्ध, गृह युद्ध या बाहरी आक्रमण किसी भी प्रकार का अगर हो जाता है तो उनसे संबंधित एक रेवेन्यू यानी पैसे हैं जो जमा कर रखती है, उसका प्रावधान क्या है, युद्ध आगम की गणना के आधार पर पैसों को क्या है, संरक्षित रखा जाता है। वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 है, 279 में बताया गया है, 279 में बताया गया है। और 280 की अगर बात करते हैं तो 280 में पढ़ते हैं वित्त आयोग है, 280 है भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा गया है, वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 क्या है, वित्त आयोग है। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, वित्त आयोग है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, प्रथम वित्त आयोग कौन सा था। ठीक है, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि कार्य क्षेत्र कौन कौन से थे, कहां से, वित्त प्रणाली के आधार पर टैक्सों का रेवेन्यू के आधार पर संग्रह किया जाएगा, ये 280 में लिखा गया है। अब 281 की बात करते हैं तो वित्त आयोग की सिफारिशें होती है। ठीक है, वित्त आयोग किस प्रकार की सिफारिशें करता है, तो अनुच्छेद 281 क्या कहती है, वित्त आयोग की सिफारिशें, यानी वित्त आयोग किस आधार पर जो क्या सिफारिशें लगाएगा, कौन कौन से क्षेत्र के लिए क्या है वित्त आयोग प्रणाली से संबंधित का सिफारिश करता है, वो 281 में रखा गया है। ठीक है, अब 282 की बात करते हैं तो केंद्र व राज्य, 282 क्या कहते हैं, केंद्र व राज्य अपने राजस्व ग्रहण जो किया होता है उसमें किस प्रकार व्यय करेंगे, यानी केंद्र व राज्य अपने आय से यानी कर संग्रह से, अपने आय से कुल कितना व्यय करेंगे। ठीक है, यानी केंद्र व राज्य दोनों के पास रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स के रूप में रेवेन्यू आ रहा है किसी प्रकार से, तो उनके पास जो जमा राशि है, ठीक है, उनके पास जो क्या है जमाव राशि है, उनमें केंद्र व राज्य किस आधार पर व्यय करेंगे, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 में है, उसमें बताया गया है। 282 क्या कहता है कि राजस्व से किस प्रकार जो क्या है व्यय है वो ये जाएंगे, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या 282 में बताया गया है। तो हमने क्या है 264 से तले थे, 264 से तले थे और 282 तक आए थे, बाकी ज्यादा हो जाएगा एक बार में, तो बाकी इसके जो पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। और इसके साथ क्या है 301 से लेकर 307 है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कौन से आते हैं, इसका जो 13वां भाग है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट है वो अगले सेशन में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।